नमस्कार साथियों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं, जो भाग 3 का हमने आर्टिकल 14 से 18 तक बता दिया था, जो सामाजिक न्याय था, उसके बारे में। आज हम लोग चर्चा करते हैं, जो स्वतंत्रता का अधिकार है, 19 से 22 आर्टिकल तक है, उसके बारे में हम लोग आज विस्तार से समझते हैं इसके बारे में। तो पहला शब्द ये है कि आखिर स्वतंत्रता क्या है? सबसे बड़ी अगर आप देखेंगे, तो ये स्वतंत्रता क्या है, इसको समझेंगे तभी आगे समझ में आएगा। तो स्वतंत्रता के बारे में अगर हम लोग समझे तो ये एक जो है, अगर आप दर्शन से समझेंगे, ये दर्शन का ही विषय है। तो स्वतंत्रता क्या है, ये अगर आप देखेंगे, जिसे स्वराज जब तिलक जी द्वारा मांगा गया था, तो उस समय डोमिनियन स्वराज था। तो 1924 में जब साम्यवादी अमरीश डांगे जी जब थे नहीं, जो 1924 में साम्यवादी का पार्टी की स्थापना की थी, या 1934 में समाजवादी पार्टी का स्थापना हुआ। तो अगर हम देखेंगे, तो जो स्वराज शब्द था वो तिलक जी का डोमिनियन था। डोमिनियन के अर्थ मतलब शाब्दिक अर्थ है, आज के परिप्रेक्ष्य में कर लें तो जो राष्ट्रपति अपने यहाँ के हैं, उनको जो रक्षा मंत्री हैं, उनको यदि इंग्लैंड के द्वारा किसी व्यक्ति हों प्रतिनिधि करें, ये दोनों पद, रक्षा मंत्री और राष्ट्रपति वाला, तो उस भारत को तो डोमिनियन का दर्जा दिया मतलब कहा जा सकता है। तो उस समय जब आप लॉर्ड माउंटबेटन थे, तो उस समय आप भारत में एक डोमिनियन राज्य का दर्जे पे था, समझिए एक प्रकार से। और स्वतंत्रता क्या चीज़ है? स्वतंत्रता जो पूर्ण स्वतंत्रता जब मांगा गया कि हमको न पूर्ण से कम न ज़्यादा, जब वो लाहौर अधिवेशन में महाराज गुजरात को जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा ये प्रस्तुत किए थे, बोले थे भाई हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, ये जो आप स्वराज सब डोमिनियन वाला है, इसकी तो बातें मत करिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, न इससे कम न इससे ज़्यादा। ठीक है, ये इनका वो मांग लगभग प्रेरित था साम्यवादी लोगों के विचारों से ही। उसमें ये लोग बोल दिए थे कि नहीं भाई हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। अच्छा, दूसरी वैचारिक प्रतिद्वंदी तो लोकतांत्रिक का साम्यवाद ही है, ये तो हमने पहले ही बता दिया था बेस में। तो आज हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता है क्या चीज़, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता क्या चीज़ है? अच्छा, और अगर हम इतिहास में अगर देखेंगे ना, तो जो वहाँ से अच्छा मिलेगा कि जब व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया गांधी जी द्वारा। क्यों चलाया गया था सत्याग्रह? इसलिए कि जो ब्रिटेन है वो मनमानी तरीके से 1939 में भारतीय सेनाओं को लेके चला गया था, वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल कर लिया गया। तो सत्याग्रह व्यक्तिगत इसलिए किया गया महात्मा गांधी जी द्वारा कि दुनिया देखे, दुनिया के 80 से ज़्यादा, विशेषकर यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सब तो लोकतांत्रिक देश थे। ये भी गांधी जी का पर्पज ये था कि वो लोग जाने कि कम से कम ये मनमानी अपने तरीके से किया है कि भारतीय जनताओं का, जो भी जनता है उनका भी मत है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का तात्पर्य यही था कि लोग, भारत के एक-एक लोग इससे जो है इस जो निर्णय लिया गया उसके खिलाफ हैं, सहमत नहीं है, उनका आग्रह यही था। इसलिए दबाव में आकर के वो क्रिप्स मिशन भेजा था। फिर जब वो भी फेल हो गया, तब जो गांधी जी ने बोले थे, नहीं करो या मरो, डू एंड डाई, जो एक भारत छोड़ो आंदोलन चला गया, तो उनका यही पर्पज था। तो बाद में जब इस तरह का जो, मतलब मैं कहने का तात्पर्य यही है कि स्वतंत्रता एक वैचारिक शब्द है, पहली बात। और स्वतंत्रता तब माना जाएगा जब भारतीय जो लोग हैं वो खुद सहमत होकर के आम सहमति से अपना संविधान बनाए, अपने स्वतंत्र से अगर आगे सत्ता चलाते हैं तो उसको हम स्वतंत्रता बोलते हैं। स्वतंत्र शब्द ये है। अच्छा, अब यहाँ जो है, जो आर्टिकल हमने आपको बता रहा 19 से जो 22 में है वो स्वतंत्रता, उसमें एक ग्रुप करने, अभी अगर आप पूरा ओवरऑल अगर लें तो स्वतंत्र शब्द आएगा कि प्रतिनिधि करता है, एक बहुत लोगों का प्रतिनिधि है, और उसमें स्वतंत्र यानी एक संविधान जैसा विचार उसमें आ रहा है, तो वो प्रतिनिधि कर रहा है स्वतंत्रता का। अगर यही शब्द अगर हम आपको बोले दो, ये अच्छे से इसको एग्जाम्पल के साथ हम समझाते हैं तो समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, देखिए, तो मैंने दो शब्द बोला। पहला है, हमने आज आर्टिकल हम लोग पढ़ाएंगे, पहले आर्टिकल का बता देता हूँ। आर्टिकल ये है, आर्टिकल है 19 से 22 तक। ठीक, ये आज हम लोग चर्चा करेंगे इसका, 19 से 22। 19 में सबसे, आर्टिकल 19 में क्या है? अच्छा, 19 में अब हम लोग स्वतंत्रता, 19 से 22 तक स्वतंत्रता है।
अब खास करके स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है वो है क्या चीज़, उसके बारे में हम लोग आज समझते हैं। तो स्वतंत्रता का शब्द यहाँ हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता। स्व स्वतंत्रता, ठीक है? ये स्वतंत्रता शब्द है। अच्छा, इसमें इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है? कि जो अंकुश शब्द है वो इसमें इंक्लूड है, ध्यान रखिएगा। अंकुश जो शब्द है इसमें इंक्लूड है। अंकुश से तात्पर्य ये है कि आपको स्वतंत्रता मिली गई है, मतलब मिला है। तो शर्त ये है कि उसमें इसी स्वतंत्रता में अंकुश शब्द इंक्लूड है, साथ साथ है, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, फिर इसके बाद में आप ये देखेंगे कि जो स्वच्छंदता है, दूसरा एक शब्द है स्वदता, ये शब्द है, इसमें इंक्लूड है निरंकुश। ठीक, निरंकुश, ठीक, निरंकुश। तो अब देखिए, ये मैंने बोला कि स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता के शब्द में अंकुश शब्द इंक्लूड है। स्वच्छंदता है, इसमें इंक्लूड है निरंकुश। ये व्यक्तिगत, अगर आप व्यक्तिगत तौर पे अगर किसी का बोलते हैं कि मैं तो फ्री हूँ, फ्री वाला ये शब्द नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। फ्री वाला ये शब्द है, ये फ्री वाला शब्द नहीं है। इसमें क्या है, इसमें कुछ निर्बंधन के साथ आपको दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें निर्बंधन भी है, ऐसा नहीं है कि आप एकदम फ्री हैं एनी टाइम। आपकी स्वतंत्रता वहां तक सीमित है जहां दूसरे का हित होने लगेगा, वहीं तक आपकी सीमा है। ठीक है, तो ये शब्द आपको ध्यान में रखने का है। स्वतंत्रता में अंकुश शब्द इंक्लूड है और स्वच्छंदता में निरंकुश शब्द इंक्लूड है। ये व्यक्तिगत, अगर आप देखिए इसमें, अब इसको अगर जो स्वच्छंदता है, तो इस स्वच्छंदता को हम स्वतंत्रता में अगर बदले, कन्वर्ट करें, तो इसमें आएगा क्या बात, ये हम लोग को स्पष्ट करना है। ठीक है, तो जैसे एक मैं उदाहरण, पहले ये दो शब्द ये समझिए, अंकुश निरंकुश शब्द हैं क्या चीज। आप लोग देखते होंगे कि जैसे औरंगजेब हुए और अलाउद्दीन हुमायूं हुए दक्षिण के, तो इन लोगों की मतलब ये धारणा है कि ये लोग जो है तानाशाह है, निरंकुश शासक थे। निरंकुश से तात्पर्य है कि जो उनका कैबिनेट था, मान लीजिए कि जो कैबिनेट में था, अगर ऐसा उदाहरण लीजिए, उसमें का शुरू में आप देखेंगे तो वारेन हेस्टिंग के समय में, जब वारेन हेस्टिंग आया था 1972 से 1772 से 1785 तक था वो, तो 2 साल उसका गवर्नर था, और 74 के बाद से वो गवर्नर जनरल हो गया बंगाल का। तो उसके समय ये परिषद आया था, परिषद क्या आया था, तो उसमें 4 सदस्य थे उसकी परिषद में, 4 सदस्य दिया गया था। तो 4 सदस्य को दिया गया था, अब बहुमत के साथ निर्णय लेने का था। अगर कोई काम करने का है तो जो सपरिषद था गवर्नर जनरल का, +1, अब 4 था, 5 लोग हो गए, 3 लोग जहाँ सहमत हो गए, वो काम फिर निर्णय पारित माना जाएगा। तो ये प्रकार से वही अपना जो कैबिनेट है ना, जो संसद है, वही से चालू होता है, आप ये भी समझेंगे। तो उसमें क्या हुआ, वो लोग बहुमत से निर्णय लेते थे। अगर वही लॉर्ड गवर्नर जनरल, जो मतलब गवर्नर जनरल जो बंगाल का था, प्रथम वारेन हेस्टिंग, अगर वो खुद अपने मनमानी करने लगे, चारों को बात ना माने, तो उसको बोलते हैं निरंकुश, यानी कि चारों लोग अंकुश नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जो कैबिनेट है, मतलब कहने का तात्पर्य जो कैबिनेट 4 लोग है, वो अंकुश नहीं कर पा रहे हैं। अंकुश मतलब जो लॉर्ड गवर्नर जनरल है, मतलब वारेन हेस्टिंग है, उस पे अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। इसका मतलब है वो निरंकुश है, यानी किसी के बस में नहीं है। किसी मतलब अंकुश मतलब उसमें ब्रेक नहीं है, ब्रेक मतलब कोई रोक नहीं पा रहा है, वो अपने मनमानी कर रहा है, उसको बोलते हैं निरंकुश। ये निरंकुश का मतलब होता है कि मन मर्जी, जिसे कहते हैं गांव में कहते हैं मन की मनुआ, रस पिए छपनुआ, मतलब ये कहावत वहां पे। तो वही आप समझिए कि निरंकुश शब्द क्या करते हैं, बिना किसी अंकुश, बिना किसी बाधा का वो टहले घूमे। तो ये उसको बोलते हैं, जैसे लॉइटरिंग क्राउड में होता है ना, एक उसमें स्टांजा है, उसमें आता है बादल लोग निर्देश रूप से कहीं भी विचरण करते रहते हैं, तो ये वो निरंकुश में ही आएंगे। निरंकुश मतलब उसमें कोई अंकुश नहीं है। अंकुश, अच्छा, ये अंकुश मतलब वो जो अंकुश में जो रोका जा सके, उसको बोलते हैं अंकुश।
तो ये अंकुश शब्द मिला है स्वतंत्रता में। तो स्वच्छंदता में और स्वतंत्रता में यही बेस अंतर है। इसमें क्या है, ये व्यक्तिगत की बात करता है, और ये क्या बोलता है, स्वतंत्रता मतलब एक ग्रुप में रहता है, ग्रुप में सबका हित लेके चलता है, इसको बोलते हैं स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता रहा, ये अंकुश के साथ रहा है, और स्वच्छंदता मतलब निरंकुश, ये दोनों में यही डिफरेंस है। तो निर्बंधन के साथ स्वतंत्रता आपको दिया गया है। निर्बंधन कौन है, संविधान है। अच्छा, और एक शब्द और हम आपको गांव में बताते हैं। जैसे हम लोग कभी कभी गांव में अगर देखते होंगे, जो अ, बैल वगैरह होते हैं या गाय भैंस जो भी हो, तो वो लोग चराने के लिए हम जो भेजते, मतलब हम लोग जाते थे पहले जो छोटे छोटे थे, तो वो कई उसमें जो जानवर थे, भैंस थी या गाय थी, वो दौड़ती बहुत तेज थी। अभी आप कहीं से एक जगह आप बैठ के चरा नहीं सकते, वो दौड़ता ही, मतलब कहीं उधर दौड़ के जा रही है, कभी उधर दौड़ के जा रही है। आप अगर जाएंगे उसको कंट्रोल करने के लिए, वो दौड़ा, आपको तो भी दौड़ा लेगी। तो वहाँ गांव में क्या होता है, एक मतलब थोड़ा बड़ा साइज में बड़ा रहता है, मोटा सा लकड़ा ले लिया जाता है, उसमें एक पिन लगा दिया जाता है, उसमें या तो उसमें होल करा दिया जाता है उसमें, फिर जेवर बांध करके, जैसे ये है, ये एक लकड़ा है, तो इसमें बारीक सा जो विश्वकर्मा लोग हैं वहां से होल करा लिया जाता था, उसमें फिर ये एक रस्सी बांध दिया जाता था उसकी गले में, और रस्सी बांध करके गले में उसको उससे लटका दिया जाता है। जब वो दौड़ेगी ना, तो ये टच करेगा उसके पैर में मारेगा, तो वो दौड़ ज्यादा नहीं पाएगी। तो इसी को बोलते हैं, मान लीजिए अंकुश है। अब वो भी पहले भी दौड़ रही थी, तो स्वच्छंदता था। अब जो है ये लकड़ा लगा दिए, इसको हम लोग बोलते हैं, वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, डैना डैना बोलते हैं उसको, हम लोग गाँव में भाषा में डैना बोलते हैं। उसको लगा देते हैं ना, तो अब ये अंकुश कर रहा है। ये जब अंकुश लगा दिया, तो अब वो दौड़ेगी ना, तो पैर पे भी लगेगा, दौड़ ज़्यादा नहीं पाएगी, स्पीड उसका कम हो जाएगा। ब्रेक या गाड़ियों का आप ले लीजिए, जो ब्रेकर होता है ना, तो ब्रेकर क्या करता है, गाड़ी की स्पीड को अंकुश कर देता है, लगा देता है। तो आप तो ब्रेकर खुद ब्रेकर जो है, जो ब्रेकर आप देखेंगे ना, ब्रेकर के कारण आप ब्रेक ऑटोमेटिक लगा देंगे, तो वो क्या, ये अंकुश लगा दिया। आपकी स्पीड को, गाड़ी की स्पीड को अंकुश लगाने वाला, मतलब लगाया कौन, ब्रेक ने लगाया। तो लगाने के मतलब लगाया किसके द्वारा गया, मतलब उसमें अगर स्वतंत्र चर मांगेंगे तो स्पीड ब्रेकर ही माना जाएगा। स्पीड ब्रेकर जैसे आपने देखा, ब्रेक मारा, स्पीड कम हो गया, तो इसको बोलते हैं स्पीड ब्रेकर। तो अंकुश लगाया कि नहीं लगाया, तो उसी को बोलते हैं अंकुश। गाड़ी की स्पीड को आप कम कर दिया है ना, लिमिटेशन में आप चलिए, इसका मतलब यही कहने का है। और स्वच्छंदता का मतलब है कि बिना किसी बाधा के, बिना किसी रोक टोक के भागते रहिए। तो जानवरों में ये पाया जाता है, सुधार करेंगे इसमें, तो ये स्वतंत्र शब्द आ जाएगा, तो ये है स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता में ध्यान रखिएगा, इसमें अंकुश शब्द जुड़ा हुआ है। तो ये रहा आपका स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में अंतर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आर्टिकल 19 देखते हैं। इसमें दिया गया है कि, इसमें देखिए, पहला मतलब क्लास 1 है और क्लास 2 है। क्लास 1 में क्या है, क्लास 1 में आपको पूरा अधिकार दिया गया है। क्लास 2 में निर्बंधन है। तो हम लोग पहले निर्बंधन से देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास फर्स्ट पे आते हैं, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल 19 में, एक मिनट, तो इसमें ये आर्टिकल 19 है, ये। अब इसके आर्टिकल 19 का दो भाग है, एक क्लास है, ठीक है, एक खंड है। एक खंड, खंड 1 है, और खंड 2 है, ठीक है। अच्छा, इसको क्लास भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, क्लास, ये क्लास भी है, वही क्लास है, ठीक है, यहाँ भी वही क्लास। ये आर्टिकल 19 का क्लास 1 और क्लास 2। तो क्लास 2 में क्या है, निर्बंधन है। निर्बंधन में मतलब क्या है, कि जैसे हमने आपको बताया कि जो अंकुश शब्द है वो वही निर्बंधन है। निर्बंधन में क्या है, आ जाएगा, तो आपको स्वतंत्रता दिया गया है, मगर ये साथ साथ ये भी कहा गया है कि आप पहले, जो हम लोग प्रस्तावना में देखेंगे को अच्छे, अगर प्रस्तावना पढ़े तो प्रस्तावना में मैच करेगा। कहाँ से प्रस्तावना में क्या बात कहा गया है निबंधन के लिए, कि उसमें बोला गया है कि हाँ, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय तथा विश्वास
विश्वास और फिर धर्म, विश्वास धर्म की उपासना करने की स्वतंत्रता और फिर प्रतिष्ठा तथा अवसर की क्षमता प्रदान कराने के लिए तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा, ये शब्द आया, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। पहला, तो इसमें आ जाएंगे आपका जो पहला वर्ड आएगा, मतलब ये खंड क्लास, ये क्लास हम क्लास 2 की बात पहले कर रहे हैं, इसके बाद तब हम वो देखेंगे 1 का। पहले क्लास क्लास 2 पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा वो क्लास 1 का, ठीक है? तो 1 मिनट, ये वाला ये आपका ये है क्लास क्लास 2। तो इसमें पहला शब्द क्या आएगा? हमने आपको बताया, पहला आ जाएगा कि व्यक्ति की गरिमा, पहले गरिमा आएगा, और गरिमा के खिलाफ अगर आप किसी गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं तो आपको मानहानि कोर्ट में ले जा सकता है, मानहानि। तो पहला हो जाएगा मानहानि, ठीक है? तो मानहानि आपको दावा कर सकता है, तो मानहानि आप न होने पावे, इसलिए किसी को अपशब्द मत बोलिए, किसी गरिमा को ठेस मत पहुंचाइए, पहली बात है। फिर दूसरी बात है अ, न्यायालय की अवमानना, न्यायालय न्यायालय की अवमानना, अवमानना, न्यायालय की अवमानना, ठीक है? न्यायालय की अवमानना हो गया। अब मानहानि हो सकता है, न्यायालय की अवमानना, और फिर राष्ट्र की एकता अखंडता हो जाएगा, राष्ट्र की एकता अखंडता, राष्ट्र की एकता हो गया, अखंडता हो गया। ऐसे मैं बता देता हूँ, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा, वो रहेगा तो नोट्स हम आपको उपलब्ध करा देंगे। तो पहली बात तो इसमें ये, मतलब इस तरह का आप नोट्स बना लीजिएगा, तो थोड़ा सहूलियत रहेगा दोहराने के लिए। तो मानहानि हो गया, न्यायालय की अवमानना हो गया, राष्ट्र की एकता अखंडता हो गया, और फिर हो गया है जैसे अपराध है, अपराध उत्तेजना हो गया, किसी को अपराध के लिए उत्तेजित करना, मतलब कहते हैं ना कि मारो मैं देख लूंगा, मतलब ये शब्द वर्ड आता है ना, या किसी को साजिश बस उसको ऐसा कंडीशन पैदा करना कि वो गलत काम के लिए प्रेरित हो, तो ऐसा भी आपको नहीं करने का है। चौथा बात हो गया। फिर राष्ट्र की एकता, मतलब ये तो मैंने बताया। फिर राष्ट्र की सुरक्षा हुआ, लोक व्यवस्था हुआ, इन सब के मद्देनजर आपको देखने का है। ये सब ये सब पे ये आपको क्या क्या कंट्रोल करेंगे, ये अंकुश लगाएंगे। आप मानहानि देख लीजिएगा, न्यायालय जो निर्णय देता है उसके खिलाफ आप कमेंट मत करिए, नहीं तो वो न्यायालय को मानने में आएगा। राष्ट्र की एकता अखंडता को आपको ध्यान में रखने का है, ऐसा शब्द ना बोले ताकि ये राष्ट्रीय एकता अखंडता भंग हो, ये पे ध्यान रखने का है। फिर अपराध के लिए उद्दीपन मत करना, या अपराध के लिए उत्तेजित मत करना किसी को, या ऐसा प्रेरित करे कि वो अपराध के लिए प्रेरित हो जाए, ऐसा भी नहीं करने का है। अच्छा, दूसरी बात हमने ये बताया, जो राष्ट्र की सुरक्षा है, लोक व्यवस्था है, सदाचार शिष्टाचार है, तो ये सब वो आप मद्देनजर ध्यान में रख के तभी आपको ये सब कंट्रोल करेंगे, या स्वतंत्रता, ये हिसाब से, ये हमको ध्यान में रख करके हमको स्वतंत्रता दिया गया है, ठीक है? ये रहे आपके क्लास 2 के जो निर्बंधन है, उसके हिसाब से इसमें ये वर्णन है, ठीक है? अब हम लोग, ये क्लास 2 था, अब हम लोग क्लास 1 का देखते हैं, ठीक है? अच्छा, अब हम लोग देखते हैं क्लास 1 देखते हैं। वो 2 था, अब हम लोग 1 देखते हैं। 1 में क्या है? 1 में, क्लास 1 में देखिए, इसमें कर क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी है, एच, इतना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, जी तक ही है शायद, जी एफ निश्चित कर दिया गया है, ठीक। तो ये क्लास, आर्टिकल 19 का क्लास यानी खंड,
खंड 1 का है ए में। ए में क्या बोला गया है? इसमें बताया गया है कि आपको पहला है वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया है। अच्छा, अभिव्यक्ति क्या है? अब शब्द अगर ये आ जाए कि अभिव्यक्ति क्या है, क्या चीज़? तो अभिव्यक्ति में आप क्या आएँगे, जो अभिव्यक्ति में आप लोग पढ़ते होंगे उसमें, जैसे सेट का पेपर है सेकंड वाले में, तो उसमें देखे होंगे एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, केस ऑफ स्टडी है, एथिक्स है और इमोशनल इंटेलिजेंस है। तो उसी में नहीं आता है उसमें कि एक और शब्द आता है जो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन में आप नहीं, कम्युनिकेशन में कितने प्रकार के हैं, तो वो कम्युनिकेशन के 4 प्रकार नहीं आते जो कि इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन है, फिर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, मास कम्युनिकेशन है और ग्रुप कम्युनिकेशन है। तो इसी में जो शब्द आता है जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, तो उसमें आप देखते होंगे ना, वर्बल, नॉन वर्बल, ख्याल आया? शाब्दिक, अशाब्दिक कम्युनिकेशन। तो शाब्दिक में क्या-क्या आएगा? शाब्दिक में जो मौखिक है और लिखित ही आएगा, और अशाब्दिक में जो सांकेतिक वाला पूरा नहीं आता है, उसमें आप देखेंगे जो काइनेमिक्स है और प्रॉक्सिमिक्स है और कौन है? और क्रोमिमिक्स है, टच है और पार्श्व, तो जो नहीं प्रकार होता है, तो उसी उसी में अगर आप देखेंगे ना, तो उसमें भी जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, वही को अगर हम अगर रखें बात में, तो उसमें आता है जो शाब्दिक, अशाब्दिक में। तो अशाब्दिक वाला तो भाई सांकेतिक पूरा हो जाएगा। शाब्दिक वाले में क्या आएगा? शाब्दिक वाले में आएगा चाहे मौखिक हो और लिखित हो। तो मौखिक में नहीं आता, जो मौखिक वाला जो प्रभावी संप्रेषण आप अगर मानेंगे तो अशाब्दिक वाला वो हो जाएगा नॉन वर्बल वाला। वर्बल में एक है ओरल और एक है जो हम लोग आप पढ़ा रहे हैं वो ये ओरल है। इसको ओरल बोलते हैं। ये भी मतलब शब्दों का ही है। तो शाब्दिक में 2 आएगा, एक है मौखिक है, एक है लिखित है। तो ये क्या है? ये लिखित है। ये लिखित कम्युनिकेशन कहा जा रहा है। जो हम बोल रहे हैं उसको ओरल बोलते हैं। तो ये जो इसी को हम अभिव्यक्ति बोलते हैं। और दूसरी बात उसमें नहीं आता, जो प्रेषक है, फिर इनकोडिंग है, मैसेज है, मीडियम है, फिर माध्यम हो जाएगा ना, माध्यम से फिर हो जाता है, फिर डिकोडिंग है, फिर रिसीवर है, फिर अगर वो समझ में आया तो प्रतिपुष्टि देगा, नहीं तो वो शोर में अंतर्गत आ जाता है। तो उसी परिपथ में अभिव्यक्ति वही चीज़ है। अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि कुल जो हम बात आपको पहुँचा रहे हो ये अभिव्यक्ति है। मेरे जो मन में है वो अभिव्यक्त कर रहा हूँ, इसी को अभिव्यक्ति बोलते हैं। अच्छा, तो ये क्लास जो है ए का सब क्लास ए है। इसको सब क्लास हम बताए थे, जो आर्टिकल है, आर्टिकल का क्लास है, इसके अंदर आएगा, इसके अंदर जो है सब क्लास आएँगे। तो आर्टिकल 19 का क्लास 1 का और सब क्लास 1 में, तो यही बताया गया है, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया है। वाक ये इसमें जो है अभी न्यायालय में जो है काफ़ी दायर किए गए हैं याचिकाएँ द्वारा, अभी इसको और बढ़ा दिया गया है। मतलब नए-नए जो भी केस आते हैं इसमें इंक्लूड हो जा रहे हैं। तो इसमें क्या-क्या स्वतंत्रता दी गई है अभिव्यक्ति में? आप जैसे पत्रकारिता का स्वतंत्रता दिया गया है, सूचना का अधिकार है, सूचना पाने का अधिकार है और हड़ताल करने का अधिकार है, विज्ञापन करने का अधिकार आपको दिया गया है। और क्या है? और झंडा फहराने का अधिकार दिया गया है, मतदाता सूचना पाने का अधिकार है। तो ये अभिव्यक्ति का आप इसी के अंतर्गत आएगा ये, आर्टिकल 1 के तहत, ठीक है? वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया है इसमें। अच्छा, बी में क्या आएगा? बी में ये आएगा कि आप सभा या जो संगम होता है, संगम से तात्पर्य है कि जो सभा है वो संगम, जो आप लोग जो संगम शब्द कहाँ सब, संगम में आप स्नान मत समझिएगा जो माघ मेला वाला है, वो कुंभ मेला वाले। संगम का तात्पर्य पहले आप देखेंगे, जो बौद्ध युग में 4 नए संगम हुए थे। संगम का मतलब होता है मतलब विद्वानों का एक ग्रुप हो, तो अपने विचारों का आदान-प्रदान करे, ऐसा मतलब मतलब संगठन द्वारा जो आयोजित हो जा, लोगों द्वारा जो समूह के द्वारा जो है, वहाँ अगर इकट्ठा होते हैं, ये शादी-ब्याह में इकट्ठा तो नहीं, वैसे ही अगर विद्वानों का एक गोल बनाया जाए तो उसको संगम हम लोग बोलते हैं। उसी की परिभाषा में आप लोग समझिएगा। इसीलिए बोला गया है इसमें बी बी क्लास में, इसमें बोला है सभा या संगम करने की स्वतंत्रता है, ठीक है? अच्छा, इसमें ये निरायुद्ध होना चाहिए, युद्ध वाला नहीं होना चाहिए कि युद्ध के लिए मैं सभा का आयोजन कर रहा हूँ, संगम को बना रहा हूँ। ये इस पे ध्यान रखिएगा। युद्ध का मतलब होता है शांतिपूर्ण वाला होना चाहिए, शांतिपूर्वक वाला हो। युद्ध के लिए कोई मीटिंग नहीं आप बुला सकते, सभा या संगम नहीं कर सकते। इस पे ये निरंकुश वाला जो है ना, ये खंड क्लास में, वो राष्ट्र की जो सुरक्षा है, लोक व्यवस्था है, इसमें हमने आपको बताया राष्ट्र की एकता, अखंडता है, न्यायालय की अवमानना है, अपराध उद्दीपन है, तो ये सब निबंधन साथ में लगे रहेंगे इस पे, ठीक? इस पे लागू होते हैं, इसीलिए बताया गया है।
ठीक है? तो अब वह का व्यक्ति की स्वतंत्रता है। दूसरा है सभा या संगम करने की स्वतंत्रता है। फिर वह इसमें बोला गया है संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता है सी में। डी में भारत के जो भी प्रभुत्व क्षेत्र हैं, उसमें चारों तरफ घूमने की स्वतंत्रता है, कहीं भी आप घूम सकते हैं। अब निबंधन है, इसमें ध्यान रखिएगा कि जब आप चले जाइए कि भाई मेरे को घूमने का अधिकार है, तो आप चले जाइए जनजातीय इलाके में, जहाँ पे अनुसूचित शिक्षा दिया गया है, ऑटोनोमस क्षेत्र है, तो वहाँ आपको मना किया जा सकता है। आप इधर जारवा जनजाति है, जिसे अंडमान निकोबार में, वहाँ आपको मना किया जा सकता है। तो ऐसे क्षेत्र हैं जो प्रतिबंधित है, मतलब निर्बंधन के साथ ही बोला गया है, ठीक है? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो आप चारों दिशाओं में जहाँ तक भारत का प्रभुत्व है, वहाँ तक घूम सकते हैं, मगर निर्बंधन के साथ में, ठीक है? क्लास ये ध्यान में रखिए, क्लास 2 का। अच्छा, ई में क्या गया है? ई में इसमें बोला गया है कि जो वृत्ति है, व्यवसाय है और मतलब उपजीविका है, ये सब आप कहीं भी भारत में जाके कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है कि आप इस लिमिट क्षेत्र में ही करिएगा, ठीक है? इसमें ये स्वतंत्रता दिया गया है। वृत्ति से तात्पर्य क्या है? व्यापार का है। उपजीविका क्या है? उपजीविका जो आप उपजीविका का अर्थ देखेंगे, जो जीवन यापन के लिए हम कोई भी धंधा अगर करें, तो वो उपजीविका कहलाएगी। जैसे पान का गुमटी हो गया, लारी हो गया, फुलके का चाट का दुकान हो गया, मिठाई का दुकान हो, ये दुकान वगैरह सब उपजीविका के अंतर्गत ही आएंगे। वृत्ति मतलब क्या है? तो वृत्ति शब्द कहाँ से आएगा? तो जो उसमें आप देखेंगे, तो उसमें सेकंड पेपर में आप देखेंगे, तो जो एटीट्यूड एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड मतलब होता है अभियोग्यता क्या है, जो टेस्ट होता है। एटीट्यूड मतलब होता है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति का मतलब कि आप में मतलब जो गुण है, मतलब अभिवृत्ति, आपकी जो रुचियां हैं, जो स्किल है, उसके बारे में बात करता है। स्किल मतलब जैसे अगर कोई इंजीनियरिंग कोर्स किया है तो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टरी कोर्स किया है डॉक्टरी बनेगा, और और क्या है, जो टीचर या बीएड किया है तो टीचर का कोर्स करेगा, मतलब वो ये अब क्या है, इसमें स्किलता है और इसके पास डिग्री भी है, मान्य है, तो आप वो कर सकते हैं। जिसके पास वो डिग्री नहीं रहेगा वो नहीं कर सकता। वृत्ति स्किल का मतलब यही है। जो आईटीआई का आईटीआई किया है, वो मतलब आप वो जा सकता है, जो बिजली वाला कार्य है वो कर सकता है। तो ये वृत्ति का मतलब स्किलता की बात करता है। आपके पास स्किल हो, प्रमाण हो, राज्य द्वारा प्रमाण पत्र होना चाहिए जो आप किए हैं उसका कोर्स का, तो वही वाला कर सकते हैं। आम आदमी कोई डॉक्टरी खोल नहीं सकता, ये चीज उसमें वृत्ति में दिखाया गया है। तो वृत्ति का मतलब हो गया जिसके पास जो कुशल हो, डिग्री भी हो, मान्यता भी हो, वो कर सकता है। और स्वतंत्रता आपकी ये है कि पता लगा कि आप नहीं है सर्टिफिकेट, आप डॉक्टरी करना चाह रहे हैं, तो नहीं, इससे तो आप नहीं कर सकते हैं। तो जो जिसके पास सर्टिफिकेट हो उसी को मान्य है। ये वृत्ति में बताया गया है। उपजीविका में हमने बताया जो पान का गुमटी वगैरह, ये अंडर मतलब आएंगे। अच्छा, व्यापार का मतलब होता है एक दूसरे स्थान से लेन देन करने वाला हो, तो इसका भी आप कहीं से भी भारत में आप कर सकते हैं। और दूसरी बात, अच्छा ये भी है कि ध्यान में रखने का, व्यापार आप कर रहे हैं और दुकान रखे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप स्कूल के सामने अंडा की दुकान रख लीजिए, या मदिरा बेचने लगे, या अगर आप मंदिर या मस्जिद है या ये है, तो आप उसके सामने आप जो अवैध है, मतलब जो वहाँ पे मान्य नहीं है, जैसे मीट हुआ, अंडा हुआ, अगर ये सब और वहाँ दुकान रखते हैं तो भी प्रतिबंधित है, तो आप नहीं रख सकते। वही फिर खंड 2 का बात आ जाएगा। हाईवे है, वहाँ दारू का अड्डा, मतलब दारू का नहीं खोल सकते हैं, तो ये सब निबंधन है, तो इसके साथ वो दिया गया है आपकी स्वतंत्रता, ठीक है? तो ये रहा आपका डी। ई ई हो गया। एफ जो संपत्ति का अर्जन करने का अधिकार है, जो आप भारत में कहीं भी आप संपत्ति अर्जन का अधिकार था, वो तो ये तो निश्चित कर दिया गया है, ठीक है? ये निश्चित हो गया है, ये वाला एफ, इसको निश्चित कर दिया गया है। अच्छा, जी क्या है? जी में ये बताया गया है कि आप आवास कहीं भी, मतलब भारत में कहीं भी आप जाके आवास बना सकते हैं, रह सकते हैं, इसके बारे में दिया गया है, ठीक है? तो ये रहा आपका आर्टिकल 19 का क्लास 1 और क्लास 2 रहा। क्लास 2 में क्या है? निर्बंधन है। क्लास 2 निबंधन था, और क्लास 1 में क्या था? कि हमने वहाँ का व्यक्ति सुनता है, सभा या संगम करने की सुनता है, और संघ या संगठन बनाने की सुनता है, चारों दिशा घूमने की सुनता है, और वृत्ति उपजीविका और व्यापार करने की सुनता है। संपत्ति अर्जन का अधिकार तो निकल गया है। जी क्या है? जी में आपको आवास, ओ, आवास का अधिकार दिया गया है, ठीक है? ये रहा आपका आर्टिकल 19, ठीक है? तो अब हम लोग पढ़ते हैं आगे।
आर्टिकल हम लोग 20 देखते हैं। अच्छा, आर्टिकल हम लोग 20 देखते हैं। 20 है, ठीक। अच्छा, 20 में क्या है? तो इसमें एक चीज़ में सस्पेंशन हो रहा है, बाद में देख लेंगे क्या? जी है कि एफ निकाला गया है? अच्छा, चलिए देख लीजिएगा, बाद में देख उसको बता देंगे, अगर कुछ रहेगा कन्फ्यूजन तो। ये रहा आपका 20, आर्टिकल 20 है। आर्टिकल 20 में क्या है? आर्टिकल 20 में ये गया है कि उसमें बताया कि डबल जियोपार्जी है, डबल जियोपार्जी है, और सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, और एक्सपोज फैक्टला है। ये 3 चीज़ इसमें आएँगे। आपको पहला आएगा, हाँ, एक्स फैक्टला और एक्सपोज्ड। आर एक्सपोज्ड फैक्टला, और दूसरा है डबल जियोपार्डी है, डबल जियोपार्डी है, सेल्फ इंक्रिमेशन है, सेल्फ इंक्रिमेशन है। ये 3 चीज़ है। ये आपका आर्टिकल 20 में 3 चीज़ें, फार एक्सपोज फैक्टला है, और डबल जियोपार्डी है, और सेल्फ इंक्रिमेशन है। तो फार एक्सपोज फैक्टला कोई भी कोई भी कानून होगा, जो विधि बनाई जाएगी और जो 26 जनवरी 1950 से जो लागू है, तो अगर उसके बाद से अगर देखेंगे तो कोई भी अपराध होगा, कोई भी अपराध होगा, तो अगर उस समय जो उसके पहले जो कानून बनाया गया है, जो विधि बनी है, उसी के हिसाब से उसको सजा दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि कोई अपराध आज किया है, आप कल जो है संसद में विधि बना करके उसको भी इंक्लूड कर देंगे कि ये जो कानून है भूत मतलब पूर्व से लागू होगा, स्पष्ट मतलब पूर्व से लागू होगा। तो ऐसा नहीं है, भूत लक्षी कोई कानून नहीं है अपने यहाँ, ये बताया गया, इसमें बताया गया है। इससे आप मान लीजिए उदाहरण के लिए, दिल्ली में वो जो अ, निर्भया कांड था उसमें, तो किसी दोषी के साथ उसमें 18 साल से कुछ महीने कम था, 2-4 महीने कम था, तो उनको जो पॉक्सो एक्ट के तहत उसमें नहीं लिया गया, मतलब उसमें जो आपका जुवेनाइल एक्ट है उसके अंतर्गत ले लिया गया था। जुवेनाइल एक्ट में क्या है कि जो 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनको जो 18 से ज़्यादा है, उनको जो सज़ा दिया जाता है, उनके बीच अंतर रखा जाएगा, और जो 18 से कम एज के हैं उनको एक नाबालिग माना जाएगा, और 18 से ऊपर जो है बालिग माना जाएगा। तो उन नाबालिग के तहत उनका जो केस चला, उनको फिर क्या हुआ, 3 साल के लिए आप कह लीजिए संरक्षण में किसी उसमें डाल दिया गया है, बोलते हैं ना इसमें। चलिए ठीक है, मतलब कुल मिला के जो जुवेनाइल एक्ट के तहत जो होता है ना, कारावास होता है, तो उसमें बच्चों के लिए अलग कारावास होता है, तो उसमें वो उसको रख दिया गया है, ठीक है। और जो 18 के बाद है वो तो किसी भी जेल में रखा जा सकता है, तो ऐसे ही समझिए, ठीक है। तो ये रहा, तो वो इसके लिए सजा नहीं हो पाया क्योंकि वो 18 वर्ष से कम उम्र का था, तो बाद में ये शायद और विधि बना करके कम किया गया था। अच्छा, डबल जी पार्टी में क्या है, एक ही एक आदमी कोई अपराध किया है, एक अपराध का 2 सजा नहीं हो सकता है, डबल जी पार्टी में। डबल जी पार्टी में क्या है कि आप एक अपराध किए हैं, एक अपराध का 2 सजा नहीं हो सकता। जैसे आप मान लीजिए गाड़ी लेके गए हैं, और गाड़ी लेके गए हैं, आपके पास लाइसेंस नहीं है, माना पुलिस ने पेनल्टी मार दी कि भाई आपके पास नहीं है, आपको 2,000 रुपये भरना पड़ेगा, चालान दे दिया है, काट दिया है मतलब जी। तो आप फिर अगले चौकी पे गए, पता लगा वो पकड़ लिया, लाइसेंस नहीं है, हाँ नहीं है,
तुरंत वो ही मारते हैं, तो ऐसा नहीं है। अब एक बार आप दिखा सकते हैं भाई देखिए ये तो पूरी चौकी पे वो पेनल्टी मार चुका है, तो आपको एक ही बार फीस भरना पड़ेगा, दोबारा नहीं भरना पड़ेगा। इसके बारे में बोला गया है। एक अब कोई ऐसे ही फर्ज ये तो दीवानी वाला जैसे मामला हो गया, फौजदारी में भी यही लागू रहता है कि आप कोई भी एक अपराध किए, एक मर्डर किए हैं मान लीजिए, तो आपको 2 सज़ा नहीं हो सकता, एक ही सज़ा होगा, ठीक है? इसके बारे में डब्ल्यूजीओ पार्टी में है। सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब इसमें क्या है कि आप खुद के खिलाफ खुद गवाहदार नहीं हो सकते। जैसे मान लीजिए आप बोले कि मैं अभी तो एक लोग को हत्या करके आ गया हूँ, तो आप बोलेंगे कि कौन देखा था? बोला कोई नहीं देखा था, मैं खुद देखा था। मैं मेरा जो मन है, हृदय है, वो नहीं मान रहा। जिसमें उसमें जो वो शब्द नहीं आया है इंट्रा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में अंतःकरण, कि मैं अंतःकरण से मैं मानता हूँ कि मैं दोषी हूँ, तो आप वो नहीं मानेगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इसके विषय में बोला गया है। या इसी के अंतर्गत ये आता है, जैसे आप मान लीजिए थाने में आपको बंदी बना लिया गया है, ठीक है? बंद कर दिया है। आपको किसी दूसरे ने मर्डर किया है, आपको बोला जा रहा है कि आप कबूल करो नहीं मारेंगे, और आपको मार रहा है वो, ठीक? पुलिस वाले ने नहीं मारा। वो बोला कबूल करो कि हाँ मैं किया हूँ, तो उसमें आप मान लीजिए भाई हाँ मैं किया हूँ, सब कुछ किया हूँ, मगर उसका जो बयान है वो मान्य नहीं होगा, चाहे लिखित करवा ले चाहे जो करवा ले। आप वहाँ जो बोलना है बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो वो बोल रहा है आप बोल दीजिए हाँ मैं मर्डर किया हूँ, एक नहीं 4 किया हूँ, सब एक्सेप्ट है। अगर आप फिर मजिस्ट्रेट के सामने अगर पेश होते हैं, वहाँ आप जो सही वक्तव्य है, जो सही स्टेटमेंट है, जो सही घटना है, वो आप बता सकते हैं, वही मान्य होगा, बाकी यहाँ मान्य नहीं होगा। इसीलिए जो है ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में बताया गया है। तो ये रहे आपका आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में फायर एक्सपोजर एक्ट लॉ के बारे में बताया, डब्ल्यूटीओ पार्टी के बारे में बताया, सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में बताया। इसमें क्या है, कोई भी कानून हो भूत लक्षी रूप से मतलब भूतपूर्व से नहीं लागू होगा। ये तो इसमें आपको संरक्षण दिया गया है। अच्छा, एक ही अपराध का 2 सज़ा नहीं हो सकता है। ये अपराध का मतलब 2 सज़ा के लिए 2 सज़ा ना हो इसके लिए आपको संरक्षण दिया गया है। आप खुद के खिलाफ खुद गवाहदार नहीं हो सकते, इसका आप संरक्षण दिया गया है। तो ये रहे कोर्ट से संबंधित बातें, ठीक है? ये कोर्ट की बातें हैं सब। जो भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड है, उसके बारे में ये संरक्षण दिया गया है, ये 3 बातें को, ठीक है? अब हम लोग बढ़ते हैं आर्टिकल 21 के बारे में। टाइम हो गया है, चलिए अब अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है? थैंक यू।